नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर कविता नोनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में कि एग्ज़ाम तो फाइनली आपका 29 जून को हो गया। तो वो एस्पिरेंट्स सभी का कह रहे हैं, जिन्होंने दे दिया वो भी ये कह रहे हैं कि मैम अब क्या करें, ठीक है, या जिन्होंने नहीं दिया है वो कह रहे हैं कि मैम कैसे क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले जो आज का ये सेशन है ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है और अभी आंसर की का इंतज़ार कर रहे हैं, प्रोविजनल आंसर किया जाए या फाइनल आंसर किया जाए, तब तक हम वेट करेंगे मैम कि हमारा जो पेपर है हमें पता चल जाए कि भाई किस तरह का जो रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद सोचेंगे। ठीक है, कुछ का तो ऐसा कहना है, कुछ ये कह रहे हैं कि मैम हमें बता दीजिए हम क्या करें, खाली नहीं बैठा जा रहा, इतने समय से पढ़ रहे हैं तो अब एक दो दिन तो चलो हमने चिल कर लिया लेकिन अब नहीं किया जा रहा, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कि भाई आपको क्या करना चाहिए इस पर हम चर्चा करें। देखिए, अगर आपने जून का आपका नेट का एग्जाम अगर आपने दिया है तो अब जो है वो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट। रिजल्ट आने से पहले अगला कदम जो है वो आपका क्या है, रिजल्ट से पहले क्या कर। देखिए, जिनको पता है कि भाई मेरा रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा, ठीक है, जिसको पता है कि भाई मेरा जेआरएफ निश्चित है, इतना अच्छा पेपर हुआ है, क्योंकि हम किसी और से झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद से नहीं बोल सकते, अपने ज़मीर से आप झूठ नहीं बोल सकते। आप पूरी ईमानदारी से आप पेपर दे के आए हैं, आपको पता है, ठीक है, आपने जो आंसर की मैंने बताई आपको, तो आपने आंसर की मिलान कर ली होगी, तो आपने मिलान कर लिया और आपको पता है कि भाई मेरे 70-80 क्वेश्चन अगर फर्स्ट पेपर आपके सेकेंड पेपर में सही हो रहे हैं, अगर 20-25 क्वेश्चन अगर मेरे उसमें सही हो रहे हैं तो मेरे चांसेस हैं, ठीक है, हाँ मेरे चांसेस हैं कि भाई हो सकता है, ठीक है। तो वो एस्पिरेंट्स और जिनको लग रहा है कि मेरे तो 50 के करीबी सही हो रहे हैं, किसमें, पेपर 2 में 50 के करीबी सही हो रहे हैं और 20 प्रश्न जो है उसमें रहे, तो उनके चांसेस जो हैं वो आपके कम हो जाते हैं। तो ये बात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो अब क्या करना है, रिजल्ट आने से पहले क्या करें। तो पहला है भाई, एक तो आप जो आप कर ही रहे हैं आंसर की का, आंसर की का क्या कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं, ये काम तो आप बिना कहे भी कर ही रहे हैं, आंसर की का इंतजार आपको है। या अपने अधूरे जो भी काम है, ठीक है, अधूरे कार्य जो भी है, कोई पीजी कर रहा था तो अपने पीजी के, या कोई साथ में बीएड कर रहा है, तो जो भी अधूरे पेंडिंग वर्क है वो आप अपना पूरा कर रहे हैं, ठीक है। या तीसरा कि कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, यानी कि अभी जो है वो हम सिर्फ मैम टाइम पास कर रहे हैं, कोई सीरीज देख ली, पंचायत की आई अभी वो देख ली, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या करें कि जिनको लग रहा है कि मेरा जेआरएफ होगा, जिनको ये लग रहा है कि मेरा जेआरएफ होगा, वो स्टूडेंट्स क्या करें भाई, पीएचडी के बारे में सोचें, ठीक है, कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, और कब, कब सबसे बड़ा होता है, ठीक है, कब करनी है। अगर आप सही टाइम पे एनरोल कर लेते हैं तो सही समय पर आप आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। दूसरा, जिन एस्पिरेंट्स को लग रहा है कि भाई मैं मैम हमारा तो जेआरएफ की तो हमारी एज निकल गई थी, हमने तो सिर्फ नेट के लिए एग्जाम दिया था और मेरा नेट होने की संभावना है, तो वो एस्पिरेंट्स भी क्या है, अपना रिसर्च के बारे में उसको फॉलो अप कर सकते हैं, पीएचडी अगर आप वो करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। देन उसके अलावा जो भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है, ठीक है, उनकी तैयारी में आप जुट सकते हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स के द्वारा जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम निकल रही हैं, या हायर एजुकेशन के अतिरिक्त जो आप टीचिंग लाइन में अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप उसमें जो भी केवीएस वगैरह की और अलग अलग वैकेंसीज हैं पीजीटी के लिए, उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरशिप के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट जिन्होंने आरपीएससी का फॉर्म फिल किया हुआ है तो दिसंबर में उसका एग्जाम है, एचपीएससी का अगर आप देखेंगे जो कैंसिल हुआ तो दोबारा होने के जो आपके हैं, जेकेपीएससी का आप देखेंगे, तो अलग अलग असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। या अगर हम देखें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो रुझान पीएचडी के लिए रहता है, तो मैम पीएचडी के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है।
तो अभी आप क्या कीजिए, फ्री टाइम में आप कुछ टॉपिक्स ले लीजिए, ठीक है, उन पे लिखना शुरू कीजिए। आप लिखेंगे, अब आप कह रहे हैं मैम हमें पता ही नहीं चल रहा कि कैसे लिखें क्या लिखें, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, रिव्यू लिटरेचर, जो भी आपका रिसर्च पेपर है उनको पढ़िए, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत सारी, मैं एक लिस्ट जो है जैसे शोध गंगा वगैरह अलग अलग पत्रिकाएं हैं, आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है, तो उसको करना शुरू कर दीजिए। उससे आपको क्या फायदा होगा, अलग अलग जो भी प्रोफेसर्स वगैरह हैं उन सभी के आप लिटरेचर को, साहित्य को, जब आप उनके रिसर्च पेपर्स को पढ़ेंगे तो उन रिसर्च पेपर को पढ़ने से आपके दिमाग की जो विषय वस्तुएं हैं वो खुलने लग जाएंगी, ठीक है। आपको अलग, आपका इंटरेस्ट जिसमें है वो तो है ही, उसके अलावा उसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप उसे कैसे प्रासंगिक बना सकते हैं। अगर आपको लिखने का शौक है तो आप जो है किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं, अपने पसंदीदा पर, किसी कवि पर, उसकी रचना पर, उसके सामाजिक, उसके दार्शनिक, उसके ऐतिहासिक, उसके अध्ययन पर, सभी पर जो है वो आप लिख सकते हैं। जिससे क्या होगा, जब आप अपना रिसर्च प्रपोजल आप तैयार करेंगे तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा कि भाई आ गया रिजल्ट, आ गया, उसके बाद में आपको रिसर्च प्रपोजल बनाते हो वो कैसे बनाए, उन सभी पर जब आप चर्चा करेंगे तो उसमें आपको समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये एक कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। और क्योंकि कहते हैं खाली दिमाग से शैतान का घर होता है, तो खाली मत रहने दीजिए, थोड़ा सा आप चिल आउट कर लीजिए अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। आपने पेपर दिया है, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, लेकिन वापस जो है, क्योंकि नेट जीआरएफ करना जो है वो पहला पड़ाव है, इसके साथ ही जो है वो आपकी जर्नी थोड़ी सी और कठिन हो जाती है। इसलिए उस कठिन जर्नी के लिए आपको अभी से ही तैयार रहना है कि भाई आपको ऐसा तो है नहीं नेट जेआरएफ करके घर ही बैठना था, कुछ नहीं करना था। तो जेआरएफ करने के बाद में आपको पीएचडी करनी है, तो उसके लिए आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि पीएचडी की जो जर्नी है कोई आसान नहीं होती है, सरल नहीं होती है। मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन पीएचडी की जो जर्नी होती है वो एक लंबी जर्नी होती है। उसमें पेशेंस, धैर्य बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसमें आपको निरंतरता बहुत ज़रूरी होती है। तो उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। साथ में कि भाई आप सिर्फ पीएचडी करना चाहते हैं, साथ में आप वर्क करना चाहते हैं, तो वो कैसे बैलेंस करेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में आप सोचिए, अपने दिमाग के पंखों को खोलिए और बने रहिए मेरे साथ में इसी तरह के इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ मैं आप सभी को आने वाले समय में ये बता ही दूंगी रिसर्च प्रपोजल वगैरह कैसे बनाना है, कैसे क्या एनरोलमेंट करना है। इन सभी के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं डॉक्टर कविता नूनी आपको धन्यवाद देती हूँ। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।